जोहार साथियों, आज हम आ चुके हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा सिटी में और आज है हमारे साथ में भील प्रदेश की बहू। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आज इनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको भील प्रदेश महिला शक्ति से संयोजक का पद मिला है, उसके लिए आपको बहुत 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 बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद जोहार करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी क्योंकि देश का जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जी आज तक किसी मीडिया ने आदिवासियों के मुद्दे जल, जंगल, ज़मीन, खनिज पे कभी भी कोई बातें नहीं की। जी उन जी पे जो अत्याचार होते हैं, उन पे कभी बातें नहीं की। तो आपका चैनल इन सब बातों को बहुत ही मुख्यता से उठा रहा है। जी इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना जी। चाहूँगी। अपन शुरू से जानने की कोशिश करेंगे, अपने करियर के बारे में आप बताने की कोशिश करना। आपका परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम हुआ बबीता कच्छप और मेरे नाम के आगे जो बेलोसा आप सुनते होंगे, ये मुझे जी उपाधि मिली है देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, गोंड जनजाति के द्वारा। उन्होंने मुझे ये ससम्मान उपाधि दी है जिसका अर्थ होता है बेलोसा का जो अर्थ होता है वो है देश के आदिवासी समुदाय को आगे ले जाने वाली महिला नेतृत्व। और इस पद को मिलने के साथ ही मैं बता दूँ वर्ष 2016 में मुझे ये पद मिला था, उसके पहले मैं झारखंड के रांची में मेरा जन्म हुआ था। और मतलब कहा जाए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो कि इंग्लिश ऑनर्स में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, आईएससी बैकग्राउंड रहा था मेरा। जी और उसके बाद फिर एमएआरडी रूरल डेवलपमेंट में मैं मास्टर्स कर रही थी। जी जी और उसी दौरान पे वर्ष 2016 में मेरी जो मुलाकात होती है आदिवासी समुदाय के जल जंगल जमीन खनिज को मुख्यता से उठाने वाले एक संगठन आदिवासी महासभा, जी जो भी संवैधानिक अधिकार है आदिवासियों के, उनके बारे में वहाँ से मुझे जानकारी मिली और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि जी मैं पूरे देश भर में घूम-घूम के यहाँ पे मैं जो भी अत्याचार होते हैं, जल, जंगल, ज़मीन, खनिज को संवैधानिक तरीके से कैसे बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको कैसे बताया जाए, ये मैं उसके द्वारा मैंने विस्तार किया इस इन सारी चीज़ों का। जी और वर्ष 2016 में मैं आदिवासी मामलों को लेके थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में थाईलैंड भी गई, वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। जी जो हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज लूटने के लिए बस्तर क्षेत्र में जो आदिवासी बच्चों के साथ में जो अत्याचार होता है, वो उन सब बातों को मैंने मुख्यतः से उठाया और वर्तमान समय तक काफ़ी मुझे झेलना भी पड़ा, लेकिन वर्तमान समय तक भी इन सब बातों को लेके मैं अभी भी डटी हुई हूँ। जी और सामाजिक कार्य के दौरान ही वर्ष 2018 में मेरा आना हुआ भील प्रदेश में और यहाँ पे मेरी मुलाकात मेरे पति से हुई, जो जी कि भील समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं, प्रसून मसार भील नाम है उनका। जी उनसे मुलाकात होती है और वर्तमान के समय में 2022 में सामाजिक रीति-रिवाज के साथ में ही हमारी शादी हुई। बारात यहाँ से गई थी झारखंड, वहाँ से भी यहाँ अच्छा मेहमान के रूप में लोग आए। तो इस प्रकार से मैं वर्तमान में जी भील प्रदेश में अभी मुझे सम्मान भी मिला है, एक कार्यभार भी मिला है। भील प्रदेश महिला शक्ति के जो संयोजक के पद पे जो मुझे अभी रखा गया है, जी मैं बहुत-बहुत आभार करना चाहूँगी भील प्रदेश का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इसका मैं भरपूर तरीके से पालन करूँगी। जी। जी। ये भील प्रदेश महिला शक्ति से आपको संयोजक का पद मिला है, तो इसमें आपके आगे के क्या कदम रहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो संवैधानिक अधिकारों की मैं बात करती हूँ, जल, जंगल, ज़मीन, खनिज की जी महिला शक्ति के रूप में मुझे संयोजक का पद तो दिया गया है, लेकिन पूरे भील प्रदेश के जितने भी ना सिर्फ महिला बल्कि युवक-युवतियाँ और बूढ़े, ये सारों को मैं कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, संवैधानिक अधिकार है, चूँकि मेरा बैकग्राउंड भी अभी एलएलबी कर रही हूँ मैं, जी एलएलबी पहले हो जाना चाहिए था लेकिन बीच में डिस्टर्ब भी हुआ था नो डाउट। जी तो जो भी अधिकार है वो तो मैं दूँगी ही, लेकिन चूँकि वर्ष 2016 से लेके अभी तक में मैंने जो भी जल, जंगल, ज़मीन, खनिज बचाने के जो काम किए हैं अभी तक जी में, काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। मैं चाहूँगी कि अगर मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ, तो एक महिला होने के नाते हमारे आदिवासी समुदाय की, भील समुदाय की महिलाएँ इस ओर आगे आएँ। चूँकि एक परिवार की बात करूँ तो परिवार में जो मुखिया होता है, पुरुष होता है, पुरुष को चलाने का काम महिला ही करती है, कहीं न कहीं संचालित करती है। जी और अगर पुरुष को घर के मुखिया को वो चला सकती है, तो कहीं न कहीं राज्य को भी अच्छे से चला सकती है। इनफैक्ट कहा जाए कि पूरे देश भर की जो राजनीति से लेके सारे पदों पे, वो बहुत अच्छे से चला सकती है, ये कैपेबिलिटी हर महिला में होती है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैं भील समुदाय की महिलाओं के साथ में करूँ, चूँकि पूरे देश भर में ये बात प्रचलित भी है, सभी जानते भी हैं कि आदिवासी महिलाओं में ये गुण बचपन से ही आता है जी और आदिवासी समुदाय जो है वो मातृसत्तात्मक व्यवस्था वाला है। जी। जी। आप जैसे ये अभी सामाजिक युवा हैं, जी। इन पर अभी राजनीतिक का आरोप लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
अ, असल में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सामाजिक नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ पे राजनीतिक है। चूँकि एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ में ही वो राजनीतिक हो जाता है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, चूँकि 18 साल होने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर वोट दे रहा है, तो वोट के माध्यम से उसका एक मत जा रहा है, देश के राज्य के कानून बनने में उसका एक मत बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो वोट दे रहा है, वो भी राजनीतिक है, जो कि देश की राजनीति में उसका एक रोल रहा है। साथ ही साथ में अगर नाबालिग बच्चे, नवजात से लेके 18 साल के नीचे तक के जो युवक और युवतियाँ हैं, ठीक है? वो भी कहीं न कहीं राजनीतिक है, चूँकि उनके माँ-बाप कहीं न कहीं वोट दे रहे हैं और देश की राज्य का जो सांसद विधायक चुनने का उनका जो कार्य होता है, उसके कारण देश में जो अच्छे और बुरे कानून बनते हैं, वो देश में लागू होते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति यहाँ पे ज़िम्मेदार है देश में अच्छे बुरे कानून लागू होने का, तो वो हर व्यक्ति राजनीतिक है। और दूसरी बात है कि जब बात आती है कि युवाओं को राजनीति करने के, सामाजिक व्यक्ति क्यों राजनीति कर लेते हैं, ये उन पे आरोप लगता है। तो मैंने पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सामाजिक नहीं है। सामाजिक काम करते-करते कहीं न कहीं प्रशासनिक दबाव पड़ते हैं, राजनीतिकरण का लोग शिकार होते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा झेलना पड़ता है, तो उस दिन से हर व्यक्ति जो है वो सामाजिक से हट के राजनीतिक हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सामाजिक नहीं है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अभी टीएसपी इलाकों में और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर नगर पालिका नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पर देखा गया, और आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ, वहाँ पर अभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर नगर पालिकाएँ हैं वर्तमान में। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले अगर हम संविधान पढ़ते हैं, मतलब ये विडंबना बहुत कहा जाए कि बहुत बड़ी विडंबना है कि देश भर में आदिवासी समुदाय को या फिर किसी भी समुदाय को संविधान ढंग से पढ़ाया नहीं गया। इनफैक्ट जो प्रशासनिक पदों पे बैठे हुए हमारे नेता मंत्री भी संविधान को ढंग से पढ़ के नहीं आते हैं। तो आप जब संविधान पढ़ते हैं, आर्टिकल 243 जेड-सी, आर्टिकल 243 एम अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि पंचायत और नगर निगम आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं होगा। और अगर लागू इनको करना है तो सीधे-सीधे आप कानून लेके आएँगे, प्रावधान लेके आएँगे पंचायत को विस्तार करने का और नगर पालिका को विस्तार करने का। वर्तमान के समय में पंचायत को विस्तार करने का कानून आया जिसको कहा जाता है पेसा। तो उस कानून के द्वारा कहीं न कहीं पंचायत आदिवासी क्षेत्र में लागू है। शर्त ये है कि आदिवासी के रीति-रिवाज परंपरा के अनुसार ही पंचायत को लागू किया जाए। और बात करें हम नगर निगम की, नगर पालिका की, तो ये जो इसको भी लागू करने के लिए मेसा कानून, मतलब म्युनिसिपल का एक्सटेंशन, विस्तार अधिनियम लाया जाना चाहिए था। लेकिन संसद ने आज तक नगर पालिका को लागू करने के लिए, नगर निगम को लागू करने के लिए कोई भी ऐसे कानून नहीं लाए हैं। इस प्रकार से जो अभी नगर पालिका यहाँ पे लागू हो रही है टीएसपी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, वो बिल्कुल असंवैधानिक है। कोर्ट में हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, 32 के तहत हम वहाँ पे इसको चैलेंज कर सकते हैं। और जितना भी आदिवासियों के जल जंगल जमीन नगर पालिका के नाम से छीनी जा रही है, असंवैधानिक है। सारे के सारे जमीन उनको वापस होंगे और वापस होने भी चाहिए। जी। अभी आपने बीच में बोला कि पैसा कानून, तो ये पैसा कानून क्या होता है और आदिवासियों के लिए इसमें क्या हक अधिकार है आदिवासियों के, और क्या जल जंगल जमीन के लिए आदिवासियों का क्या अधिकार है इसमें? संविधान अगर आप पढ़ते हैं तो सीधी-सीधी बात मैं बता दूँ, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत कम वकील ये बात जानते होंगे कि संविधान के तहत में एक देश में 2 व्यवस्था है। एक सामान्य लोगों के लिए है और एक आदिवासियों के लिए अलग से व्यवस्था है। मतलब एक देश में 2 कानून चल रहे हैं। और आर्टिकल 244(1) यानी कि 5वीं अनुसूची जिसको कहा जाता है, यहाँ पे प्रचलित शब्द है टीएसपी। तो टीएसपी क्षेत्र में आदिवासियों के अलग कानून है, आदिवासियों के रीति-रिवाज परंपरा है, उनके अकॉर्डिंग ही, उनके अनुरूप ही यहाँ पे, चूँकि उनके भी गाँव व्यवस्था है, तो उनके अनुरूप ही यहाँ पे कानून लागू होने चाहिए, पंचायत लागू होने चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था कि पंचायत को लागू होने के लिए यहाँ पे शर्त यही है कि यहाँ पे कानून लाया जाए, जिसमें आदिवासियों की रीति-रिवाज परंपरा, उनके जो गाँव व्यवस्था है, उसको, उसके शादी विवाह की व्यवस्था है, उसको बरकरार रखा जाए, तभी जाके पंचायत यहाँ पे लागू होगी। अर्थात जो सरपंच है, उनको भी जब काम करना पड़ेगा, जो पेशा के तहत पंचायत का विस्तार हुआ, सरपंच यहाँ पे काम करेंगे, तो वो डायरेक्ट अपने हस्ताक्षर से कोई काम नहीं करेंगे। उनके अंडर में जितने भी ग्राम सभाएँ आती है, उनका पहले उनको राय सलाह लेना ज़रूरी है। कोई भी उनको विकास कार्य के लिए कोई प्रोजेक्ट अगर लाना है, यदि हाँ है या ना है, सबके लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है। यही है वर्तमान में पेशा कानून। अगर ग्राम सभा या फिर उन आदिवासियों के रीति रिवाज परंपरा को नुकसान पहुंचाते हुए अगर ये सब चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं पेशा पे भी प्रश्न उठ जाएगा। जी। तो ये पैसा कानून आदिवासियों पर लागू होता है।
तो यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव एक करके एक जंगल है। वहाँ पर अ, वहाँ कोई ज़मीन के अंदर कोयला है, कोयले की खदानें हैं, तो उसको निकाल रही है सरकार और आदिवासियों पर नए-नए कानून थोप के और आदिवासियों के जो अधिकार के अंतर्गत जो भी अंदर खनन है, तो उसको निकाल रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो जो खनिज की बात हम कर रहे हैं, आदिवासियों के ज़मीनों के अंदर में बहुत सारे खनिज हैं। 8% की जनसंख्या है आदिवासियों की, और 8% की जनसंख्या को क्यों सरकारें बार-बार यहाँ पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, उनको भगाने की कोशिश कर रही है, विस्थापित करने की कोशिश कर रही है विकास के नाम पे। सबसे पहली बात तो ये है कि आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि हमारा विनाश ना हो। ठीक है, 8% की जनसंख्या आदिवासियों के पास में है। आज़ादी के पहले 60% ज़मीन थी, वर्तमान में घट के 3% भी नहीं रह गई है। और उसके बावजूद भी आदिवासी क्षेत्र में ही, मतलब अभी देखेंगे आप वर्तमान में कि हसदेव के जंगल को काटा जा रहा है, चूँकि आदिवासियों के ज़मीन के अंदर में कोयला है। तो आदिवासी जो है अपने जल, जंगल, ज़मीन, खनिज का रखवाला है हमेशा से। जितना उनको चाहिए होता है उतना ही इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चीज़ें हो रही है, मैंने पहले भी बताया कि विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विनाश नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बातें हैं जल, जंगल, ज़मीन, खनिज की, कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ में जो उनके रूढ़ी प्रथा का भी नुकसान हो रहा है। और अगर हम बात करें, अभी जो वर्तमान के समय में एक नया कानून आया है, वन अधिकार अधिनियम पे जो संशोधन लाया गया है, जी। उसके अनुसार विकास कार्य के लिए सरकारें ज़मीनें ले सकती है, इस तरह की चीज़ें उसमें संशोधित किया गया है। आदिवासी पढ़े-लिखे नहीं हैं, अंग्रेजी में सारे कानून होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। लेकिन मैं ये बात बता दूँ कि 1927 में वन कानून आया। वन कानून 1927 में, चूँकि ब्रिटिश का लाया हुआ कानून था, उस समय पे अगर आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने इस कानून का विस्तार किया होगा, तभी जाके वर्तमान समय तक भी वन वन कानून का विस्तार होगा। अगर 1927 में वन कानून आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं था, इसका मतलब आज भी आदिवासी क्षेत्र में वन कानून लागू नहीं होगा। मतलब 1927 में जितना जंगल अंग्रेजों के पास में था, वर्तमान में भी उतना ही जंगल वर्तमान की सरकारों के पास में होना चाहिए। नए जंगल पे वो कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि आज तक हमारे बुद्धिजीवी समाज के जो लोग हैं, कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश नहीं किए। तो हसदेव को अगर बचाना है, तो सीधे-सीधे लोकतंत्र के अनुसार हम विरोध धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर सकते हैं। आर्टिकल 13, 1, 2 और आर्टिकल 19 के तहत ये हमको पावर है। लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि शांतिपूर्वक रैली, धरना प्रदर्शन आप करें। लेकिन फिर भी सरकारें यहाँ पे निरंकुश बनते हैं, ठीक है? चूँकि उनको चाहिए ही, तब क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही इस बात को लेके आना है। सारे जो संविधान के पहले जो, मतलब कहा जाए, कानून जो हुआ करते थे, जिसके तहत एक संवैधानिक संकट भी होगा, जिसको बोलते हैं साधारण प्रश्न। कहीं न कहीं सरकारें जो हैं आदिवासियों की ज़मीन नहीं ले सकती हैं। अगर आदिवासियों ने इसमें प्रश्न उठा दिया, तो जितनी ज़मीनें गई हैं, जल, जंगल, ज़मीन, खनिज, सारे के सारे उनको वापस करने पड़ेंगे। जी। अभी थोड़ा अपन बैक जाने की कोशिश करेंगे। आपने बताया था पहले 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची क्या है? इसमें आदिवासियों के क्या प्रावधान है वगैरह, इसको थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेन करते तो। हाँ, मतलब इतिहास में अभी जैसे भारत के संविधान में अनुच्छेद 244(1), इसमें प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें आदिवासियों के क्या प्रशासन होंगे, क्या नियंत्रण होंगे, 2.5 पेज में इस बात को लिखा गया है। ठीक है? मैंने बताया कि भारत के संविधान में 2 व्यवस्था है, एक तो सामान्य लोगों के लिए अलग, आदिवासियों के लिए अलग। आप राजस्थान के काश्तकारी अधिनियम पढ़िए, ठीक है? 2 तरह के पूरे देश भर में ज़मीन के कानून हैं, काश्तकारी अधिनियम या भू राजस्व संहिता। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि सबकी ज़मीनें सरकारें ले सकती है, लेकिन एसटी की ज़मीन सरकारें नहीं ले सकती है। तो यही है कहीं न कहीं 5वीं अनुसूची, ये एक पार्टिकुलर क्षेत्र की बात है। हमारे बाप-दादाओं ने लड़ के हमको ये जल, जंगल, ज़मीन, खनिज सुरक्षित करवाया है। जिस समय पे सारे रजवाड़े जो हैं, राजा रजवाड़े अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार कर रहे थे, हमारे बाप-दादाओं ने विरोध कर दिया था। पूरे देश भर के, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप जाएँगे, सभी जगह पे आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध किया। तब जाके अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि ये कौन लोग हैं जो कि मर जाते हैं लेकिन अपनी जल, जंगल, ज़मीन, खनिज नहीं छोड़ते हैं। तब उन्होंने रिसर्च किया, उनको मालूम चला कि ये लोग ही हैं जो कि यहाँ के मूल मालिक हैं। और तब जाके उन्होंने शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के रूप में 1874 में एक कानून लाया, जिसमें ये कहा कि हम अपने अंग्रेजी संविधान तो यहाँ पे लागू करेंगे, लेकिन आदिवासी समुदाय जो है, इस संविधान में उनको अलग से प्रावधान होगा। हमारे सामान्य कानून जो है इन आदिवासियों पर लागू नहीं होंगे। विशेष क्षेत्र बनाया, जिसको वर्तमान में 5वीं और 6ठी अनुसूची कहा जाता है। उस समय पे पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता था, वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र कहा जाता था।
उन क्षेत्रों में क्या है कि अंग्रेजों के सामान्य कानून लागू नहीं होते थे, वो नॉन रेगुलेटेड एरिया थे। तो वही वाला कानून आज भी लागू है कहीं न कहीं। ये जो कानून सामान्य कानून जो है वर्तमान के संसद और विधानमंडल में बनते आ रहे हैं, या फिर अंग्रेज के समय के जो 3000 प्लस कानून जो यहाँ पे लागू है, वो सीधे तौर पे आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं हो सकते हैं। ये जनजाति आयोग, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट भी है हमारे पास में, जिसमें ये बात साफ-साफ लिखी हुई है कि जितने भी पुराने अधिनियम जो भारत में लागू है और वर्तमान के समय में जो संसद विधानमंडल के जो कानून है वो यहाँ पे लागू है, इनको इन आदिवासियों पे लागू करने के पहले उनको फिर से देखा जाना चाहिए और तब जाके इनके रीति रिवाज परंपरा को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वहाँ पे जो लागू कानून है, वहाँ पे जो रीति रिवाज परंपरा है, वो सबको बिना नुकसान पहुंचाए हुए तब जाके ये कानून यहाँ पे लागू होने चाहिए। जी। यहाँ पर एक सीआरपीसी दंड संहिता कानून में संशोधन हुआ है अभी, तो उससे आदिवासी, मूल निवासी और जो अल्पसंख्यक है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले आप देख रहे होंगे देश भर में बिल्कुल इस तरह का माहौल है कि जो भी सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अनुसार तो हमको संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक का मतलब होता है शांतिपूर्वक तरीके से रैली, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन करने की हमको छूट है, संविधान हमको इसकी इजाज़त देता है। लेकिन जो सरकार है, सरकारी तंत्र है, उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि राजनीतिक रूप से ये कहीं न कहीं हमको बाधा पहुँचाएँगे और इस प्रकार में इतिहास से लेके अभी तक में आप देखेंगे अंग्रेज़ों ने भी यही किया, वर्तमान के समय में भी सरकारें भी यही कर रही हैं। रोकने के लिए वो क्या है कि आदिवासी, मूल निवासी और साथ ही साथ में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, दलित समुदाय है, पिछड़े हुए हैं, इनको रोकने के लिए उनके हक अधिकार का हनन करते हुए उन पे केस लगाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में एक आदेश दिया जिसमें चूँकि जिस समय से अभी वर्तमान में जो सरकारें चल रही है केंद्र में, इन सरकारों ने क्या किया कि आदिवासी, मूल निवासी और जो अल्पसंख्यक को रोकने के लिए उन पे देशद्रोह का, थोक के भाव में उन पे देशद्रोह का जो मुकदमा लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आप देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा सकते, चूँकि अंग्रेज ने जो रोकने के लिए उस समय के जो आंदोलनकारी थे उनको रोकने के लिए देशद्रोह का मुकदमा लगाया करते थे। और वर्तमान के समय में हम चूँकि आज़ाद है तो ये देशद्रोह का जो कानून है 124A आईपीसी, ये हटना चाहिए। तो ये आदेश दिया, तब जाके सीआरपीसी में संशोधन, तो दंड संहिता में संशोधन तो हटते हुए देशद्रोह का जो 124A हटाया ही जाना चाहिए था, ये तो तय था। लेकिन चूँकि पॉलिटिकल रूप से हमको बाधित करना भी है, इस कारण से उसमें संशोधन करके नया जो चूँकि संविधान में पहले हटाया गया था, आतंकवादी घोषित करने का जो एक सेंटेंस था या कहा जाए कि अनुच्छेद था, उसको वापस लाया गया है। मतलब जो भी व्यक्ति अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, मूल निवासी हो, वो सरकारों के पॉलिसी का अगर विरोध करते हैं आने वाले दिन में, तो उनको रोकने के लिए आतंकवादी घोषित करने का उसमें सेक्शन डाला गया है। और इस प्रकार से क्या है कि जो भी उनके पॉलिसी का विरोध करेंगे, चूँकि सारे कानून तो हमारे हित में होते नहीं हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कानून भी है जो कि सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए लाते हैं, उन कानूनों का अगर विरोध करते हैं तो आतंकवादी घोषित करके हमको जेलों में डाला जाएगा। और जेलों में डाला जाने के बाद में ये प्रावधान उसमें लाया गया है कि 1 साल तक आपको जमानत नहीं मिलेगी। जबकि वर्तमान में क्या है कि 60 दिन में चार्जशीट अगर आ जाती है, 90 दिन में चार्जशीट आ जाती है, तब जाके आपको जमानत मिल जाती है, आप बाहर हो जाते हैं। लेकिन 1 साल तक आपको जेलों में बंद रखा जाएगा। और साथ ही साथ में से बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हैं सीआरपीसी में जो कि कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, चूँकि विरोध के रूप में हमारे सांसद हम लोगों ने चुन के भेजा, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में वर्तमान में आप सुन भी रहे होंगे न्यूज़ मीडिया में कि इनको निष्कासित करके, ठीक है, इनको हटा के फिर जाके ये कानून को वहाँ पे लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि आने वाले दिन में आदिवासी, मूल निवासी और अल्पसंख्यक पे हम अत्याचार करेंगे। अगर हम इनको सांसदों को यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या इस कानून का विरोध करेंगे। इसलिए क्या है कि जब तक ये मतलब क्या हमको अपनी मनमर्जी करने के लिए, मतलब कहा जा सकता है कि इस कानून के द्वारा लोकतंत्र नहीं बल्कि ये प्रजातंत्र को खत्म करके वो तानाशाही व्यवस्था होती थी हिटलर वाली, वो वाली व्यवस्था को वापस ये लेके आने वाले हैं सीआरपीसी का संशोधन के तहत। और दुख की बात ये है कि हमारे आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति महोदया,
होने के बावजूद भी पता नहीं वो रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहे हैं। जहाँ पे उनको इस कानून को रोकना चाहिए था, उन्होंने उस पे भी हस्ताक्षर कर दिया, कानून लागू हो गए। तो आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है, जो देश की जनता देख रही है, जो अल्पसंख्यक, मूल निवासी और आदिवासी समुदाय जिनको इस कानून से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है, चूँकि थोक के भाव में आदिवासियों पे, मूल निवासियों पे और अल्पसंख्यकों पे केस लगने वाला है। इसको रोकने के लिए जल्द से जल्द कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमको इसको चैलेंज करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो है सब कुछ जो बचा हुआ है वो भी चला जाएगा, देश गुलाम बन जाएगा फिर से। जी। एक मैंने जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ वहाँ पर मैं सुनता हूँ हर आदिवासी युवा के मुंह से एक ही बात निकलती है कि भील प्रदेश, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मतलब ये भील प्रदेश क्यों कर रहे हैं और ये अलग से भील प्रदेश की मांग क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका भील प्रदेश के लिए, चूँकि अ, एक तो 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो नेता, जो अनपढ़ नेता, 5वीं अनुसूची को चूँकि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो 5वीं अनुसूची को 5वीं पास की माँग कर रहे हैं, ये कहा। ठीक है, भील प्रदेश की माँग कर रहे हैं, अलग राज्य की माँग कर रहे हैं। ये जो भील प्रदेश की माँग है, कहीं न कहीं ये अलग राज्य की माँग है, लेकिन उसको हमारे जो अनपढ़ नेता ये बात फैलाते हैं कि ये लोग अलग देश की माँग कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, आदिवासी संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं। उनको ये पता है कि जब संविधान 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो अलग देश की माँग करना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और राज्य की माँग तो हम बिल्कुल कर ही सकते हैं। अलग राज्य की माँग, तेलंगाना अलग हुआ, झारखंड राज्य अलग हुआ, तो उसी प्रकार से अलग राज्य की माँग तो हम कर ही सकते हैं। चूँकि अ, हर किसी को अधिकार है। हमारे भील समुदाय यहाँ पे जो भील बहुल क्षेत्र है, हम केवल भील प्रदेश में भीलों की बात नहीं कर रहे हैं। ये भील क्षेत्र में, भील टेरिटरी में रहने वाले जो अल्पसंख्यक है, जो कहा जाए कि जनरल एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, अल्पसंख्यक जो है, वो सारे के सारे इस भील प्रदेश की टेरिटरी में आएँगे। लेकिन उनका कहा जाए कि राज्य में, राजस्थान राज्य में रहने के बाद में इनका आरक्षण छिन रहा है, ठीक है? इनका जल, जंगल, ज़मीन, खनिज छिन रहा है और कहीं न कहीं कहा जाए कि जो आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास नहीं हो पा रहा है, उसको संरक्षित करने के लिए, अपने हक अधिकार को कहा जाए कि उसको लेने के लिए ये भील प्रदेश की माँग चल रही है, बिल्कुल संवैधानिक है। और ये भील प्रदेश की माँग आज की नहीं है, ये आज़ादी के पहले की माँग है। चूँकि जो राजनेता हमारे जो अफ़वाह फैलाते हैं कि अलग देश की माँग कर रहे हैं, चूँकि उनको भी अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, आईएएस कैडर के लोग हैं, वो ये बात को पढ़ के आते हैं। चूँकि देश की आज़ादी के पहले 3 जून 1947 का एक प्लान आया था ब्रिटिश एटली का, तो उन्होंने ये बात कही थी कि चूँकि आदिवासी क्षेत्र को, जो स्वतंत्र रजवाड़े थे, इनको हमने गुलाम नहीं बनाया, कुछ-कुछ क्षेत्रों में हमने शासन किया। तो ये जो मतलब कि स्वतंत्र रजवाड़े हैं और आदिवासी क्षेत्र हैं, ये चाहे तो अपना अलग देश ले सकते हैं। आप इंडियन पॉलिटी पढ़िए, जिसमें आईएएस कैडर के लोग इसको पढ़ के आते हैं, इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो बातें 3 जून को ब्रिटिश एटली ने कही थी, उस समय पे आदिवासी समुदाय को ये बात मालूम नहीं थी कि हम अलग देश ले सकते हैं। या तो वो भारत में जुड़ सकते थे, या पाकिस्तान में जा सकते थे, या अपना अलग देश ले सकते थे। लेकिन उस समय पे जो कहा जाए, उस समय के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने डंडे की चोट पे सारे आदिवासियों को, जो भी स्वतंत्र रजवाड़े थे, इनको भारत में डाला, भारत का संविधान उन पे लागू किया। तो इस प्रकार से हम अलग देश की माँग नहीं कर रहे हैं। 1950 के बाद में कहा जाए कि देश के आज़ाद होने के बाद में और आदिवासियों पे संविधान लागू होने के बाद में हम अलग भील प्रदेश की माँग कर रहे हैं। चूँकि आपका अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास में तो पावर है ही कि वो राज्य का निर्धारण कर सकते हैं, सीमा को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं, और पहले भी तेलंगाना अलग हुआ है, आपका कहा जाए कि झारखंड अलग हुआ है, तो इस प्रकार से अगर आदिवासी भील बहुल क्षेत्र अगर अलग से भील प्रदेश की माँग करते, अलग होते, इसमें कोई भी असंवैधानिक बात यहाँ पे नहीं आ रही है, बिल्कुल ही संवैधानिक है। तो ये माँग तो बिल्कुल जायज़ है, मैं इसका समर्थन भी करती हूँ। तो अभी आपको भील प्रदेश महिला शक्ति का पद मिला है, तो इसके ज़रिए आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही कि किसी तरीके से महिलाओं को जगाने की कोशिश करोगे, जो कि महिला एक घर की मतलब एक घर में पूरा पावर उसी का होता है महिला का, तो वो पूरे परिवार को चलाने में उसका अहम योगदान होता है। तो अब इसमें आप महिलाओं को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इसके ज़रिए? सबसे पहले भील प्रदेश की टेरिटरी में आने के बाद से ही कहीं न कहीं भीलों के लिए मैं कहा जाए कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मैं इनका संरक्षण करूँ, इनको जल, जंगल, ज़मीन, खनिज के अधिकार बताऊँ, जो कि मैं कर ही रही हूँ। लेकिन चूँकि मैं अकेली पड़ जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ सहयोग के लिए
और भी लोगों को आगे आना चाहिए। तो यहाँ की युवाओं को मैं यही बात कहना चाहूँगी कि केवल जन्म मत लीजिए, ठीक है? पैदा मत होइए, शादी मत करिए, मर मत जाइए, ठीक है? कहीं न कहीं, चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि वो भी कहीं न कहीं सामाजिक और राजनीतिक दोनों हैं। तो अपने समुदाय के प्रति उनका जो ज़िम्मेदारी बनता है, उसका पालन करिए और अपने हक अधिकार, संवैधानिक हक अधिकार की बात जानिए। और ये जो मुहिम चला है हमारा सामाजिक रूप से, जो बीपीवीएम, बीपीएमएम या फिर कहा जाए आदिवासी परिवार के रूप में जो कारवां खड़ा हुआ है, इससे जुड़िए, चूँकि ये आपको हक अधिकार की बात बताएँगे। और बात बताने के साथ में, चूँकि आज तक आपने देखा होगा कि कोई भी जो सामाजिक संगठन है या कोई भी राजनीतिक संगठन है, उन्होंने आदिवासियों को, मूल निवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपने हक अधिकार की बातें नहीं बताई। और बातें बताने के साथ में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो आज तक नहीं किया। तो ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पे सारे लोगों को उनके हक अधिकार के साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सारी चीज़ों का हुआ है। तो युवाओं को मेरा ये अनुरोध है कि नशे में मत डूबिए। अभी जो एक सिस्टम चल उठा है यहाँ पे भील प्रदेश में, मैं देख रही हूँ कि लड़के क्या है कि नए-नए बाइक खरीदने का माता-पिताओं से, मतलब बाइक खरीदने का, जो पावर बाइक होते हैं, इसको खरीदने का मतलब उनको टॉर्चर करते हैं। और इस प्रकार से अभी जो भील प्रदेश में एक गुट भी चल रहा है। गुट दैट मीन्स कि हमारे युवाओं को पता नहीं है, लेकिन वो गुट इस प्रकार का है कि लड़कों को पावर बाइक का लालच दे के और कहीं न कहीं उनको चोरी-चमारी करने के लिए उनको मतलब कि आकर्षित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हमारे युवाओं को पता नहीं, उनके माता-पिताओं को पता नहीं है। पैसे का मतलब कि लत लगाकर ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो चल रही है। तो मैं युवाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अपना जो जवानी है, सकारात्मक कार्य में लगाएँ, शिक्षा की ओर ध्यान दें। शिक्षा, आरक्षण, चूँकि आरक्षण का उनका अधिकार है, लेकिन आरक्षण जब यहाँ पे आप हमारे भील प्रदेश के बांसवाड़ा में आप देखिएगा, आरक्षण की माँग बहुत पुरानी है, चल भी रही है वर्तमान में। और जो 100% रिज़र्वेशन की बात करें, तो यहाँ के स्थानीय और यहाँ के आदिवासियों को ही इनका अधिकार भी है, बिल्कुल है। तो जहाँ पे उनको आरक्षण उनका छीना जा रहा है, तो युवाओं को बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने की ज़रूरत है। और ये तब होगा जब वो संवैधानिक अपने हक अधिकार की बात जान पाए। तो इस प्रकार से ना सिर्फ युवा और ना सिर्फ युवतियों को भी मेरा यही कहना है कि टीवी, सोशल मीडिया से बाहर निकले, इंस्टाग्राम पे रील बनाना बंद करें। रील बनाए भी तो ऐसा बनाए जिसमें अपने हक अधिकार की बातें हों। लाइक तो आपको वैसे भी मिलने वाली है, लाइक तो आपको ऐसे भी मिलने वाली है। तो भील प्रदेश महिला शक्ति के संयोजक के रूप में मुझे जो कार्यभार मिला है, वर्तमान के समय में मैं युवाओं और युवतियों के लिए कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, संवैधानिक प्रशिक्षण, वो भी रखने वाली हूँ, ताकि उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, कैसे वो इंटरव्यू फेस कर पाए। अब जानकारी रहेगी तो इतना मैं कह देना चाहूँगी कि इतना उनको मोटिवेट कर देना चाहूँगी मैं, इतना उनको कॉन्फिडेंट बना देना चाहूँगी कि कलेक्टर और जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके सामने भी वो फेस टू फेस बात कर पाए। तो आने वाले दिन में आरएएस का पद हो, आरपीएस का पद हो, या फिर जो मतलब कि किसी भी तरह के इंटरव्यू हो, उसमें भी वो सक्सेस करे। तो इस प्रकार का एक्टिविटी की उम्मीद मैं हमारे युवक और युवतियों के साथ में रखती हूँ। साथ ही साथ में जो हमारे कहा जाए कि जो पद से रिटायर लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध यही है कि अपने जो जवानी भर में तो अपने परिवार के पीछे अपना समय बिता दिया, नौकरी के पीछे अपना समय बिता दिया। अब जाके जब आप रिटायर हो चुके हैं, उम्र के आखिरी मतलब कि ढलान पे हैं, तो ये जो समय है, इसका सदुपयोग आप करिए। और हमारे समुदाय को, क्योंकि जिसका सर्टिफिकेट लेके आपने अब तक सारे लाभ उठाए हैं, अभी वर्तमान के समय में हमारे युवाओं को बहुत ज़रूरत है और आपकी बहुत ज़रूरत है। तो जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, थोड़े बहुत हो सकता है कि हम आपसे सीखें, आप भी हमको सिखाएँ। ये सारी बातों का समय का सदुपयोग करें और हमारा ये जो कारवां चल उठा है आदिवासी परिवार का, इससे जुड़िए। ये कोई कहा जाए कि आपको आगे बढ़ाने की ओर ही लेके जाएगा, कभी नीचे लेके नहीं जाएगा। तो यही मेरा उनसे अनुरोध है। साथ ही साथ में एक सबको तो मैंने आह्वान कर दिया, हमारे घरों पे रहने वाली महिलाओं, इनको भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी, उनसे रिक्वेस्ट है कि दाल, चावल, रोटी, इसकी साड़ी सफ़ेद क्यों, उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों, इससे बाहर निकले और अपने समय का सदुपयोग करें। और जो संवैधानिक बातें हैं, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि महिला जो है वो घर की धुरी होती है। जब पुरुष को आप, घर के मुखिया को आप संचालित कर सकते हैं, तो बिल्कुल मतलब कि देश को भी आप संचालित कर सकते हैं। तो थोड़ा बाहर निकलिए, ये जो गॉसिप है इससे बाहर निकलिए और अपने समय का सदुपयोग करिए और समाज को इसका फ़ायदा लेने दीजिए। जी। आपने बीच में बोला था अभी कि भील प्रदेश महिला शक्ति में आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है, तो उसमें आपने बोला है कि मैं एक प्रशिक्षण दूंगी महिलाओं को, जी, तो जी। क्या आप सोशल मीडिया के माध्यम से दोगे या फिर कोई सेंटर खोलोगे? सेंटर की बात नहीं है या फिर सोशल मीडिया की बात नहीं। सोशल मीडिया पे तो लगातार मैं
लाइव के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं काफ़ी जानकारियाँ दिया करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सोशल मीडिया पे नहीं की जा सकती। उसके लिए क्या है कि पर्सनल फेस टू फेस मिल के ही उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो महिला-महिला के बीच की बातें हों, तो जी, जी। वो सारी चीज़ों को हम चूँकि समाज में बहुत सारी खामियाँ हैं, जी, जी। खुल के तो क्या ही बोलूँ, लेकिन जी, अब जी। तो सब समझ ही रहे हैं जी, जो जी। कुरीतियाँ अभी वर्तमान में फैली बिल्कुल। हुई है, तो फेस टू फेस ही मतलब बात हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए जिला स्तर पे कहा जाए कि जैसे डूंगरपुर की बात करें, तो डूंगरपुर में कहीं पे प्रशिक्षण शिविर रख दिया जाए। जी। वहाँ पे उनको मतलब बुला के वहाँ पे उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। बांसवाड़ा की बात करें तो ऐसा करके ना सिर्फ़ केवल हमारे टीएसपी या फिर कहा जाए कि हमारे राज्य की बात कर रही हूँ, पूरे देश भर के सारे आदिवासी समुदाय या फिर जो जो भी अपना इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल हमारा कैडर ट्रेनिंग मैं देना चाहूँगी। जी, ताकि हाँ, ताकि हमारे जैसे वो भी मैं ये चाहूँगी कि जिस जिस तरह से मैं समाज के लिए आगे आई हूँ, वो भी समाज को अपना जो जो भी उनके पास में कैपेबिलिटी है, उसका फ़ायदा समाज को मिल सके। जी। अ, ये थे खास हमारे साथ में भील प्रदेश की बहू बेलोसा बबीता मसार जी और इनके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? और इन्होंने बताई है बीच में भील प्रदेश की बात, तो भील प्रदेश के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। कैमरा पर्सन के साथ में मैं प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।